नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे राज्य के जो किसान भाई अरहर की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस समय फसल में कई हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिनका समय से नियंत्रण नहीं किया गया तो ये फसल को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप अरहर की फसल में कौन कौन से पौध संरक्षण उपायों को अपनाएं, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी गुप्ता। किसान भाइयों, खरीफ के मौसम में हमारे देश के किसान भाई अरहर की बहुत तादाद में खेती करते हैं और अरहर की भरपूर पैदावार लेने के लिए इसमें कीट एवं रोग नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। किसान भाइयों, अरहर की फसल को इस समय पत्ती लपेटक कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कीट अरहर के पौधों की पत्तियों को लपेटकर जाला बनाता है और उनको खुरच कर खाता रहता है, जिससे पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट की पहचान कर रासायनिक नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा अरहर की फसल में जैसिड और सफेद मक्खी नामक रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है। यह कीट फसल की पत्तियों और कोमल टहनियों और फूलों से रस चूसकर नुकसान तो पहुंचाते हैं ही, साथ ही साथ यह कीट विषाणु जनित रोगों को भी फैलाने का काम करते हैं। इसलिए आप इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। उसमें एक जो कीट है जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, जिसे हम कहते हैं फली भेदक या फली छेदक कीट। फली छेदक कीट है जो फली भेदक कीट है। यह कीट अरहर की फसल में जब फूल आता है तब इसकी तितली खेत के चारों तरफ आप घूमेंगे, निगाह करेंगे तो आपको उड़ती हुई दिखाई देगी और यह भूरे रंग की तितली अंडे देती है। 3-4 दिन बाद अंडों से छोटी छोटी इल्लियाँ निकल जाती हैं और ये पहले शुरू में रस चूस करके और खा करके थोड़ी बड़ी हो जाती है और इसके बाद फिर जैसे ही फली लगना शुरू होती है और ये फली में अंदर प्रवेश कर जाती है, छेद करके अंदर घुस जाती है और हमारे दानों को खाना शुरू कर देती है, जिससे अरहर की फसल में बहुत अधिक नुकसान होता है। इसका जो प्रबंधन करने के लिए या इसका नियंत्रण करने के लिए आप इसमें स्पाइनोसैड एक दवा आती है, स्पाइनोसैड दवा। ये दवा 170 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। या क्विनोआल्फास दवा, यह दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। किसान भाइयों, अरहर की फसल को उकठा रोग द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, क्योंकि यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। रोग के लक्षण साधारण तौर पर फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई पड़ते हैं और सितंबर से जनवरी महीने के बीच में यह रोग देखा जा सकता है। रोग के प्रकोप से पौधा पीला होकर सूख जाता है। इसमें जड़ें सड़कर गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने की ऊंचाई तक काले रंग की धारियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे बड़ी तेजी से सूखने लगते हैं और देखते ही देखते यह रोग पूरे खेत में फैल जाता है। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। उन्नत जातियों के बीजों को उपारिक करके ही बुवाई करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों, अरहर की फसल में
आपने देखा होगा कि कभी कभी छोटी छोटी पत्तियां बन जाती हैं जिनमें फूल नहीं आते, फल नहीं लगते, पौधा छोटा रह जाता है और पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी और बहुत अधिक संख्या में दिखाई देने लगती हैं। ये जो है इस तरह के रोग को हम कहते हैं कि अरहर का वांध्य रोग। इसमें फूल और फलियां नहीं लगती हैं जिसके कारण अरहर की फसल को काफ़ी नुकसान होता है। इस प्रकार का रोग आपको दिखाई दे रहा है तो ये जो है विषाणु जनित रोग है, इसलिए कीट पतंगे इस रोग को आगे और फैलाते हैं। इसलिए जैसे क्विनोलफॉस है या डाइमेथोएट दवा, इन दो दवाओं में से कोई भी दवा 750 मिलीलीटर दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके और 10-10 दिन के अंतर से 2 बार छिड़काव कर देंगे तो अरहर का जो ये विषाणु रोग है इससे आपकी फसल बच जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी और आपको अधिक से अधिक पैदावार मिलेगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य में लघु और सीमांत किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में अपनी आजीविका को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी होता है कि किसान खेती के साथ साथ कृषि सह व्यवसायों को अपनाएं, जिनमें खरगोश पालन काफी मुनाफा देने वाला व्यवसाय साबित हो रहा है। बस जरूरत है इनकी उन्नत नस्लों का पालन कर इनकी सही देखरेख करने का। तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम की ये खास प्रस्तुति। खरगोश पालन भारतवर्ष में मीट उत्पादन और घर में आनंद या मनोरंजन के लिए पाला जाता है। खास करके खरगोश पालन के लिए बहुत ही आसान है क्योंकि ये छोटे का आकार होता है, कम लागत का होता है, कम जगह चाहिए और कम समय में इसका बढ़ोतरी होता है। वैसे किसान भाई जो छोटे सीमांत हैं, भूमिहीन हैं, चाहे मनोरंजन के लिए रखना चाहते हैं, चाहे वैसे किसान जो अभी प्रवासी मजदूर हैं वो खरगोश पालन करके अपना आय का स्रोत बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, खरगोश पालन हेतु उन्नत नस्लों का चयन उपयोगिता और पालन के उद्देश्य के अनुसार करना चाहिए। मांस हेतु खरगोश की उन्नत नस्लें हैं न्यूजीलैंड व्हाइट, सोवियत चिंचला, ब्लैक जॉइंट, ग्रे जॉइंट इत्यादि। इसी प्रकार अंगोरा, सैटिन इत्यादि ऊन हेतु खरगोश की उन्नत नस्लें हैं। किसान इन नस्लों का पालन करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इस तरह से अगर हम लोग देखें मनोरंजन के लिए जो रखते हैं तो व्हाइट ब्रिटेन है, फ्लोरिडा है, हवाना है। इस तरह का नस्ल खरगोश पालन के लिए जो मनोरंजन के लिए रखना चाहते हैं, घर में आनंदित होना चाहते हैं या तो अपने कंपेनियन के लिए रखना चाहते हैं, इसके लिए अच्छे नस्ल है। 5-6 मादा पे एक नर खरगोश को रखना चाहिए और स्वस्थ और मजबूत और क्षमतावान नर का चुनाव करना चाहिए। उसी तरह से मादा का भी स्वस्थ, क्षमतावान, प्रजनन शक्ति वाला मादा खरगोश का चुनाव करना चाहिए। अगर छोटे आकार के खरगोश हैं तो 5 से 6 माह में पाल खाने योग्य हो जाती है। अगर मध्यम आकार के जो खरगोश हैं वो 7 से 8 के माह में पाल खाने के हो जाते हैं और जो बड़े आकार के खरगोश होते हैं 10 से 12 माह में पाल खाने योग्य हो जाते हैं। खरगोशों को पिंजड़ों में रखना व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक है। पिंजड़ों के माध्यम से खरगोशों को एक शेड बनाकर घर के पिछवाड़े या आंगन में आसानी से रखा जा सकता है। पिंजड़ों को जमीन से लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाना चाहिए। अधिक संख्या में पिंजड़े होने पर उन्हें एक के ऊपर एक करके बांस या बल्लियों के सहारे रखा जा सकता है। पिंजड़ों के बीच मलमूत्र को दूसरे पिंजड़ों पर गिरने से बचाने के लिए ट्रे लगाने के लिए आवश्यक जगह छोड़ देनी चाहिए। खरगोश के पिंजड़े का आकार 60 गुना 45 गुना 45 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ब्याने वाली मादा का पिंजड़ा 90 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। प्रसूति हेतु प्रयोग होने वाले नेस्ट बॉक्स का आकार 60 गुना 45 गुना 22 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस प्रकार के प्रबंधन व्यवस्था से खरगोशों को कम स्थान में रखकर उनकी देखभाल अच्छी तरह से की जा सकती है। खरगोश बहुत ही
छोटा समय का गर्भधारण होता है, 30 से 32 दिनों का होता है। इसलिए आप देखेंगे कि साल भर में ही 5 से 6 बार तक बच्चा उत्पादन करती है और एक बार में 3 से 5 बच्चा उत्पादन करती है। चूँकि ये बहुत छोटे आकार का होता है तो इसका ये आहार प्रबंधन में बहुत खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें किसी भी तरह का घास, पत्ता, गोभी का पत्ता बाज़ार से जो बच जाता है वो पत्ते, वो सब भी हम लोग इसको खिला सकते हैं। और इसका अगर दाना मिश्रण दे तो 100 ग्राम हम लोग प्रतिदिन के हिसाब से दे सकते हैं, जो कि उसका संपूर्ण आहार में तब्दील हो जाएगा और लाभ अधिक मिलेगा। इसका दाना मिश्रण के लिए हम लोग 30% आप मकई दे सकते हैं और 53% चोकर दे सकते हैं और मछली चूर्ण 5% और 1% आप खनिज लवण और 0.5% जो है हम लोग नमक इसमें मिश्रण करेंगे। इस तरह से हम लोग इसको दाना मिश्रण को बनाएंगे और इसको प्रतिदिन 100 ग्राम के हिसाब से खिला सकते हैं। और इस तरह से अगर छोटे किसान चाहे प्रवासी मजदूर हैं तो इसमें बहुत ही कम समय का प्रशिक्षण होता है और सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र है। इसके अलावे विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय हैं सभी राज्यों में, वहाँ भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पशु चिकित्सा महाविद्यालय सभी राज्यों में, वहाँ भी जाकर हम आसानी से खरगोश पालन का प्रशिक्षण ले सकते हैं और इसका हम लोग व्यावसायिक रूप से हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं। हर्बल उत्पादों की बढ़ती मांग को देखकर जनपद के किसान भी खेती का तरीका बदल रहे हैं। पारंपरिक खेती के साथ ही किसानों ने सर्पगंधा, सतावर जैसी गैर पारंपरिक औषधीय खेती करना शुरू कर दिया। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने सर्पगंधा की खेती की, उससे ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो आप सर्पगंधा की फसल में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं विषय विशेषज्ञ ज्ञानेंद्र तिवारी से। सर्पगंधा की फसल आपकी पूरे सतह पर है और इस समय पानी भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो पानी ज़्यादा भराव होने के कारण उसमें तरह तरह की परेशानियां आ रही, बीमारियां आ रही हैं। आप खेत में जाएं जहां सर्पगंधा लगा हुआ है, वहां पर देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पानी भर रहा हो या नालियां कहीं चौक हो रही हों, और जहां पर भी ऐसा दिखता है तो आप नालियों से जल निकास की व्यवस्था उसी समय करें, नहीं तो एक आध दिन भी पानी भरा रहेगा तो आपकी जड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और बाद में पानी निकलने के बाद आपके पौधे सूखना शुरू कर देंगे। इसके अलावा आप देखते हैं कि जैसे जहाँ भी पानी भरता है तो आप सामान्य तौर पर आपने व्यवस्था कर रखी है जल निकास की, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके इस जल निकास से काम नहीं चल रहा है तो आप हर 10 फीट में एक गहरी नाली निकाल कर उसको बड़ी नाली से जोड़ दें ताकि पानी उसका ड्रेन आउट हो जाए वर्षा के 1 आध घंटे के अंदर। किसान भाइयों, सर्पगंधा की फसल की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना होगा। इसलिए आप फसल को खरपतवारों से मुक्त कैसे रखें, आइए जानते हैं। वर्षा ऋतु में आप पानी भी भरा रहता है या कुछ भी होता है तो जो आपके खरपतवार हैं वो तो उगते ही रहते हैं, जैसे दूबा है, मोथा है, उनके लिए तो और अच्छा वातावरण मिल जाता है और ये जड़ों से बहुत ज़्यादा कंपटीशन करते हैं। तो जब उसमें पानी भरा हुआ होता है, जब पानी गिर रहा होता है उस समय उसको निकालने में बड़ी आसानी होती है, तो आप उसको खींच के उसको बीच बीच में निकालते रहेंगे तो जो आपका जो भी आप पोषक तत्व उसको देते हैं वो सारे पोषक तत्व सर्पगंधा का पौधा उपयोग करेगा और वीड उसमें कंपटीशन नहीं करेंगे, नहीं तो वो आपके खरपतवार तो अच्छा बढ़ जाएंगे और सर्पगंधा आपका छोटा रह जाएगा। तो जब पौधा अच्छे से बड़ा नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी अच्छी नहीं कर पाएगा। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। जड़ों में चूँकि सांस नहीं ले पा रही हैं और मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा की कमी हो रही है, उसके लिए आप जो भी यूरिया का छिड़काव है उसको बहुत स्प्लिट में करें। आप 2-2 किलो यूरिया प्रति एकड़ के मान से हर 15 दिन के अंतराल में उसको छिड़कें जब तक ये पानी का व्यवस्था ठीक नहीं होती है। किसान भाइयों, सर्पगंधा एक औषधीय फसल है और यदि आपने इसकी खेती की है तो इस फसल को वर्षा के समय कुछ कीट और रोगों के द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। इसलिए आप इनकी पहचान करके नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। इस समय पानी भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो पानी ज़्यादा भराव होने के कारण उसमें तरह तरह की परेशानियां आ रही, बीमारियां आ रही हैं। जड़ सड़न काफ़ी मात्रा में देखा जा रहा है, तो पौधा मुरझा कर सूख जाता है
इसके अलावा पत्तियों में बड़े बड़े धब्बे दिख रहे हैं। तो किसान भाई इसमें विशेष रूप से ध्यान दें कि जो जड़ सड़न और जो पत्तियों में धब्बे हो रहे हैं, इसके उपचार के लिए आप ट्राइकोडर्मा 5 किलो 1 एकड़ के मान से गोबर की खाद में अच्छी तरह से मिलाकर और उसमें खेत में छिड़काव कर दें। और साथ साथ अगर उसमें थोड़ा सा भी बतर हो तो उसमें बीच में उसका होइंग मशीन चलाकर और उसके जड़ों में मिट्टी को चढ़ा दें, ताकि ये बीमारी भी नहीं होगी। और चूँकि पानी सीधा संपर्क में नहीं आएगा उसके कॉलर पॉइंट के, तो जड़ों की सड़न की बीमारी नहीं होगी। इसके अलावा इसके बाद ही पत्तियों में जो आ रहे हैं आपके धब्बे, उसके लिए आप कार्बेंडाजिम 2 ग्राम के मान से प्रति लीटर पानी में घोलकर और उसका छिड़काव कर दें 15 दिन के अंतराल से, तो वो बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप इस समय जो आसपास के खेतों में रोएदार इल्ली है, उसका काफ़ी प्रकोप देखा जा रहा है। तो अगर आपके आसपास उन खेतों में हो और आपके खेत में भी दिखाई दे कहीं कहीं और वो पत्ती को खाती है और बुरी तरह से खाती है, पूरा पौधा पत्ती विहीन हो जाता है, तो उसके भी कंट्रोल के लिए आप, चूँकि ये आपकी औषधि फसल है, तो आप केमिकल दवाई तो आखिरी विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे प्रारंभ में आप नीम के जो तेल होता है 5 ml पर लीटर के हिसाब से आप खेत में छिड़काव करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा 1-2 ग्राम 3 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर मिला के और उसको अच्छी तरह से घोल लें। और उसके बाद जब आप उसको छिड़काव करते हैं तो उसके नीम के प्रभाव से बहुत सारे जो आपके ये स्पोडोप्टेरा जो आपकी इल्ली है और इसके अलावा भी किसी भी तरह की इल्ली है, तो उन सारी इल्लियों का प्रकोप कम हो जाता है। कड़वेपन के कारण उसको नहीं खाते हैं और आपकी फसल अच्छी बनी रहती है। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो अभी बताया जा रहा है जो समसामयिक है, इसको आप ध्यान रखें, उपयोग में लाएं। सर्पगंधा की फसल को अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कृषि मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जबलपुर, रीवा, सतना, बालाघाट और इनसे लगे आसपास के जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है। इस समय बाजरा की फसल में बतर आने पर खरपतवार नियंत्रण हेतु निराई या कुरप कर नाइट्रोजन की मात्रा का प्रयोग करें और इस समय ग्रास हापर कीट की सतत निगरानी रखें और दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु लैम्डा साइहेलोथ्रिन की 500 मिलीलीटर मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मक्का की फसल 30 से 35 दिन की हो जाने पर निराई गुड़ाई का कार्य करें। अरहर और अन्य दलहनी फसलों में जहां पानी भरा हो वहां से जल निकास की उचित व्यवस्था करें। दलहनी और तिलहनी फसलों को सफेद मक्खी कीट के प्रकोप से बचाने के लिए मेटासिस्टॉक्स की 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। ऐसा करने से सफेद मक्खी के नियंत्रण से फसल में पित्त सिरा रोग फैलने की संभावना कम हो जाती है। जो किसान भाई पपीता की रोपाई नहीं कर पाए हैं, वे सितंबर माह तक पपीते की रोपाई कर सकते हैं। शिमला मिर्च की नर्सरी डालने का यह उचित समय है। पशुशाला एवं मुर्गीशाला में किलनी एवं चिमड़ी के नियंत्रण हेतु मेलाथियान की 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। बकरियों को बारिश से भीगने से बचाने की व्यवस्था करें एवं CCPP का टीकाकरण करवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव सोनपुर, जिला नारायणपुर के किसान जगदीश प्रसाद ने। आप धान की फसल में शीत झुलसा रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो जगदीश प्रसाद जी इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। धान खाद्यान्न की महत्वपूर्ण फसल है। प्रदेश में धान की रोपाई का कार्य हो चुका है। अब ये फसलें कल्ले निकलने से लेकर गोप की अवस्थाओं पर हैं। किसान भाइयों, आप फसल में खरपतवार प्रबंधन, पोषक तत्व प्रबंधन और जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते हैं।
लेकिन फसल में कीट रोगों के प्रबंधन पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। इस समय कुछ क्षेत्रों में आवरण झुलसा का प्रकोप फसल पर देखा जा रहा है, जिसे शीत झुलसा के नाम से भी जानते हैं। इसका निदान उचित समय पर करना जरूरी है, नहीं तो फसल को काफी नुकसान हो सकता है। आइए इस रोग के लक्षणों को पहले समझ लें। ये रोग कल्ला निकलने से लेकर दाना बनते समय फसल को नुकसान पहुंचाता है। तने की गांठ पर भूरे रंग से घिरा हुआ सफेद रंग का धब्बा सांप के ऊपर बने धब्बे जैसा होता है। बाद में ये धब्बे आपस में मिलकर पौधे को सुखा देते हैं। ये रोग अधिक नमी होने पर और यूरिया का अधिक प्रयोग होने की दशा में तेजी से फैलता है। किसान भाइयों, यदि आपकी धान की फसल में इस तरह के कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो यूरिया का प्रयोग अभी बिल्कुल ना करें। पहले इस रोग के निदान के लिए प्रोपिकोनाजोल दवा की 500 मिलीलीटर मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 15 दिन के अंतर पर 2 बार छिड़काव करें और जब रोग पूरी तरह से खत्म हो जाए उसके बाद जरूरत हो तो यूरिया का छिड़काव संतुलित मात्रा में करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे